गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में सेकेंड ईयर में हमारा टॉपिक चल रहा था बलवन का, और बलवन के राजत्व सिद्धांत के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना था। ये मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में बताया था। राजत्व सिद्धांत हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में भी बहुत सारे टॉपिक्स कर चुके हैं, और अब मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो मुस्लिम हिस्ट्री है, जिसकी शुरुआत 1206 ईस्वी से हुई थी, हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं इस पर। तो उसी में हम लोग स्लेव डायनेस्टी पढ़ रहे थे, और स्लेव डायनेस्टी में बलवन जो हमारा टॉपिक था बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको बता दिया था। और उसका राजत्व सिद्धांत पर बड़ा क्वेश्चन भी आता है, और 4 नंबर के क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। यदि हम पूर्व में स्थिति देखें, बलवन से पूर्व बलवन ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल के अंतर्गत कार्य किया था। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद से अपनी पुत्री का विवाह किया था, आपको याद होगा, आप पढ़ चुके हैं ये। और फिर उसके बाद नायब-ए ममालिकात की पदवी सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने बलवन को प्रदान की थी 1249 ईस्वी में। लेकिन यदि हम देखें, स्थिति ऐसी थी इस समय तक, नासिरुद्दीन महमूद के सुल्तान बनने के समय तक सुल्तान की पद की प्रतिष्ठा और गरिमा में काफ़ी कमी आई थी, और ताज की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिए बलवन ने राजत्व के नए सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। और उसमें जो मुख्य रूप से बात है, देखो आप लोग प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़े हो इस चीज़ को अच्छे से, कि जो हमारे भारतीय शासक थे वो राजत्व के सिद्धांत को लेकर के उनका विश्वास था, जिसे दैवीय सिद्धांत कहा जाता था। यानी राजा में देवत्व होता है, राजा में देवता का अंश माना जाता है, और इसीलिए जिस प्रकार से ईश्वर की बातों का हम लोग अक्षरशः पालन करते हैं, उसके आदेशों का अक्षरशः पालन करते हैं, बलवन का ये मानना था कि प्रजा को उसी प्रकार से अपने सुल्तान के हर एक आदेश का पालन करना चाहिए। प्राचीन समय से ये भारतीय इतिहास में सिद्धांत चला आ रहा था, और इस सिद्धांत को बलवन ने पुनः ताज की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किया, जिसमें सुल्तान को एक सर्वप्रभुत्व संपन्न, स्वेच्छाचारी, निरंकुश शासक की भांति माना जाता था। लेकिन चूंकि सुल्तान के अंदर दैवी अंश होता है, ईश्वर की ज्योति विद्यमान रहती है, इसलिए सुल्तान का भी यह दायित्व है कि वह अपनी प्रजा की सुख समृद्धि और उसकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण रूप से सजग रहे सदैव, और इन चीज़ों का सदैव वो पालन करे। तो ये सिद्धांत पूर्ववर्ती शासकों के समय में वो स्वेच्छाचारी निरंकुश तो थे, किंतु प्रजा की सुख समृद्धि की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। अब हम बात करते हैं बलवन की। बलवन के द्वारा ये जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत के अंतर्गत बलवन का ये मानना था कि सुल्तान को एक उच्च वंशीय व्यक्ति होना अति आवश्यक है। अर्थात बलवन की विचारधारा के अनुसार, बलवन की आइडियोलॉजी के अनुसार, निम्न वंशीय लोगों को सुल्तान बनने का अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए बलवन ने स्वयं को तुरान के प्रसिद्ध शासक अफरासियाब का वंशज घोषित किया था। इतना ही नहीं, आप यदि देखें, बलवन ने महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद जो थे, उन सभी महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर उच्च वंशीय लोगों को ही नियुक्त किया था, न कि निम्न वंशीय लोगों को, चाहे उनमें योग्यता ही क्यों ना हो। फिर जिस प्रकार से एक सुल्तान को गंभीरता और शिष्टता का वातावरण अपने चारों तरफ बना के रखना चाहिए, बलवन के द्वारा भी एक ऐसा वातावरण तैयार करके रखा गया। आपको एक ऐसा उदाहरण बताती हूँ
कि आप भी आश्चर्य करेंगे कि बलवन ने अपनी इस आइडियोलॉजी को अपने जीवन में कितनी गहनता के साथ उतारा था। जब बलवन का दरबार चल रहा था, उसी समय बलवन के गुप्तचर द्वारा ये सूचना दी गई कि उसके सबसे बड़े पुत्र का देहांत हो गया है। आप यकीन नहीं करेंगे, एक पिता के लिए, क्योंकि इससे बड़ी दर्दनाक सूचना नहीं हो सकती कि उसके सामने उसके पुत्र या संतान की मृत्यु की सूचना उसे मिले। और इस दर्द से बलवन जरा भी विचलित नहीं हुआ। लेकिन इसका ये अभिप्राय नहीं है कि वह कठोर, क्रूर और निरंकुश शासक था, बल्कि वो ताज की प्रतिष्ठा को बरकरार रखने के उद्देश्य से उसने इस तरह का व्यवहार किया था। एक आम इंसान की भांति इस तरह की सूचनाएं मिलने पर बिलख बिलख के रोना उसके नज़रिए से सुल्तान की पद और प्रतिष्ठा दोनों के अनुकूल नहीं था, उचित नहीं था। तो इसलिए इस सूचना को प्राप्त करने के बाद भी बलवन के द्वारा किसी प्रकार के हाव भाव चेहरे पर नहीं लाए गए, किसी प्रकार का दुख उसके द्वारा प्रदर्शित नहीं किया गया। फिर अब आप हेडिंग भी डालेंगे, कुछ आप नोट करते जाइए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज भी आते हैं कि मैम हमें जब नोट करना हो तो हमें पता नहीं चलता। तो आप इसको नोट कर सकते हैं और उसमें राजत्व सिद्धांत की महत्वपूर्ण बातें भी हैं। तो सर्वप्रथम अपने राजत्व सिद्धांत के अंतर्गत बलवन द्वारा निम्नलिखित बातों पर जोर दिया गया। पहला था, सुल्तान को ईश्वर से डरना चाहिए और सदैव उसे जन कल्याण का ध्येय अपने ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, सुल्तान का अपने राज्य से किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी, चोरी, डकैती आदि पर उसे शिकंजा कसना चाहिए, उनका पूरी तरह दमन कर देना चाहिए और अपराधियों को इतनी सख्त सज़ा दी जाए कि कोई पुनः इस प्रकार का कार्य करने के लिए 10 बार सोचे। बलवन का ये मानना था कि यदि दंड कठोर होगा और एक व्यक्ति को इस तरह का दंड दिया जाएगा तो अन्य व्यक्ति पहले ही सतर्क हो जाएंगे और दंड करने कोई भी क्राइम करने से पहले 10 बार सोचेंगे। तो सुल्तान के द्वारा अपने राज्य में किसी भी प्रकार की चोरी, डकैती, घूसखोरी आदि जो थी उसको दमन करने और अपराधियों को सख्त सज़ा देने की बात कही गई। फिर जितने शासन के प्रशासनिक महत्वपूर्ण पद थे, उन महत्वपूर्ण पदों पर बलवन द्वारा सुयोग्य, बुद्धिमान और जो ईमानदार लोग थे उनको नियुक्त किया गया था, क्योंकि यदि वह अयोग्य व्यक्तियों को नियुक्त करता तो निश्चित रूप से प्रशासन में बहुत सारी अव्यवस्थाएं और अनियमितताएं बलवन को देखने को मिलती। तो उसने ताज की प्रतिष्ठा को बनाए रखने और अपने राजत्व सिद्धांत को लागू करने के उद्देश्य से जो महत्वपूर्ण बातें अपने इस राजत्व सिद्धांत में रखी, उसका ये तीसरा पॉइंट था। और नेक्स्ट पॉइंट है, सुल्तान को निष्पक्ष न्याय करना, यानी निष्पक्ष न्याय की प्रणाली यदि सुल्तान रखेगा तो प्रजा के अंदर उसकी जो इमेज है वो अच्छी बनेगी। और इसीलिए बलवन ये चाहता था कि चाहे कोई कितना बड़ा व्यक्ति हो, चाहे आम व्यक्ति हो, दोनों के लिए किसी भी अपराध के लिए जो सज़ा दी जाए, जो दंड दिया जाए, वो समान हो। और ऐसे कई उदाहरण हैं। जब हम बलवन की न्याय व्यवस्था को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि बलवन ने न्याय करते समय ना तो ये देखा कि अपराध करने वाला व्यक्ति एक सूबेदार है और ना ये देखा कि अपराध करने वाला व्यक्ति एक सामान्य जन है। तो इसलिए उसके द्वारा निष्पक्ष न्याय की बात भी अपने राजत्व सिद्धांत में जोड़ी गई। कुल मिलाकर जो बलवन ने ये राजत्व सिद्धांत दिया, उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं।
ये 4 पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए थे कि एक सुल्तान के अंदर जब वो पद ग्रहण करे तो इन 4 बातों का होना आवश्यक है। जैसे अभी फिर से रिपीट कर रही हूँ, अपने राज्य से घूसखोरी, भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती का दमन करना, अपराधी को सख्त सज़ा देना, निष्पक्ष न्याय करना, सुल्तान की पद प्रतिष्ठा को बनाए रखना, जन कल्याण की भावना बनाए रखना, ये महत्वपूर्ण बातें थीं। अब आप नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे, बलबन के द्वारा जो राजत्व सिद्धांत दिया गया उसके महत्वपूर्ण बातों को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत हम रख सकते हैं। पहला पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि है। सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि है। दूसरा, सुल्तान के अधिकार असीमित हैं। अधिकार है, मैंने शुरू में भी बताया था, जो हम लोग बात करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास में भारतीय शासकों की दैवीय अधिकारों में, दैवीय सिद्धांत में राजा का विश्वास होता था। अर्थात जिस प्रकार से ईश्वर के आदेश का हम पालन करते हैं उसी प्रकार से हमें राजा की हर आज्ञा का पालन करना चाहिए। और जिस प्रकार से ईश्वर अपनी प्रजा को या इस सृष्टि के हर एक जीव को अपने संतान तुल्य समझकर उसकी सुख सुविधा का ध्यान रखता है और उसको सुरक्षा प्रदान करता है, उसी प्रकार से राजा को भी अपनी प्रजा की सुख समृद्धि और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि राजा के अधिकार असीमित थे, उसके कर्तव्य या उत्तरदायित्व भी काफ़ी अधिक थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, ताज को गौरवमय होना चाहिए। गौरवमय होना चाहिए। नेक्स्ट, सुल्तान हमेशा अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहे। नेक्स्ट, आवश्यकता पड़ने पर रक्त और लौह की नीति का पालन सुल्तान को करना चाहिए। यदि आवश्यकता है, तो इसका अभिप्राय यदि आवश्यकता है तो सुल्तान को सख्त भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब ज़रूरत है किसी को मृत्युदंड देने की, उस स्थिति में सुल्तान अपनी उदार नीति को प्रदर्शित करे। यदि अपराधी का अपराध कठोर है तो उसे दंड भी कठोर ही मिलना चाहिए। और उस स्थिति में सुल्तान यदि मन से उदार है तो अपने उस उदार स्वभाव को उसको त्याग कर उसे रक्त और लौह की नीति का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक उन्नति को प्रोत्साहन दे। ये भी सुल्तान का दायित्व है कि वह सांस्कृतिक उन्नति अपने पूरे साम्राज्य में कायम करे और उसे प्रोत्साहित करे। इसके लिए कला और कलाकारों दोनों को राज्य की ओर से संरक्षण भी प्रदान करे। नेक्स्ट, निष्पक्ष न्याय प्रदान करे। नेक्स्ट पॉइंट, काफिरों का उन्मूलन करे और धर्म का प्रचार करे। काफिर किसे कहते हैं? काफिर से अभिप्राय है जितने भी गैर इस्लामिक हैं, जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते, उन्हें काफिर कहा जाता है। तो इस्लाम धर्म के अतिरिक्त अन्य जितने भी धर्म हैं, उन सभी लोगों का उन्मूलन किया जाए और उसके स्थान पर इस्लाम का प्रसार किया जाए। नेक्स्ट, राजनीति को धर्म से अलग रखना। देखो, यद्यपि व्यक्तिगत जीवन में बलबन एक कट्टर मुसलमान था, इस्लाम का अनुयायी था, लेकिन धर्म को उसने राजनीति से दूर रखा। उसका कारण ये था कि भारत में आप देखो, ये मुस्लिम आए थे और हिंदू बहुसंख्यक थे। अपने राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए आवश्यक था कि सभी को साथ लेकर के चले और उसके लिए धर्म की कट्टरता को वो लागू ना करें। नेक्स्ट, स्वयं के चरित्र को शुद्ध रखना। अब इसमें कैसे एक सुल्तान अपने चरित्र को शुद्ध रख सकता है? देखो, एक अच्छा सुल्तान जो होगा वो काफ़ी अनुशासित होगा। अधिकांश देखा जाता है कि सुल्तान अपने दरबारियों के साथ, आप कई ऐसे उदाहरण देख लेंगे, लोदी वंश है, तुगलक वंश है, जैसे फिरोज़ तुगलक था, और ये इस टाइप के सुल्तान रहे हैं जो अपने आम दरबारियों के साथ बैठ कर के हंसी मजाक करते थे, महफिलें सजाते थे और मदिरा का सेवन करते थे। तो
बलवन ने महसूस करा कि यदि ऐसी स्थिति क्रिएट होती है तो उस समय जो साथ करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, वो सुल्तान का सम्मान नहीं करेंगे। यानी सुल्तान को एक निश्चित दूरी अपने साथियों के साथ या अपने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बनाकर रखनी चाहिए, अन्यथा वो उसका सम्मान करना छोड़ देंगे। पहली बात, सुल्तान को मदिरा आदि का सेवन करना, महफिलें सजाना, ये कार्य नहीं करने चाहिए। और यदि उसे कहीं मदिरा की ज़रूरत महसूस होती भी है तो उसके लिए वो एकांत में कार्यों को करे। फिर जन कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहना, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ, जन कल्याण की भावना सुल्तान में होनी चाहिए और इसके लिए उसे सदैव तत्पर भी रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, उच्च वंशीय लोगों को प्रशासन में महत्वपूर्ण पद प्रदान करना। ये मैंने आपको भी शुरू में भी बताया था। बलवन का ये मानना था कि ईश्वर सुल्तान उसी को बनाता है जो उच्च वंश का होता है, निम्न वंश के लोगों को सुल्तान बनने का अधिकार नहीं है। क्योंकि बलवन एक गुलाम था और इसीलिए जब वो सुल्तान बना तो उसने अपने सुल्तान के अधिकार को सिद्ध करने के लिए स्वयं को तुरान का प्रसिद्ध वंश था अफरासियाब का वंशज उसने स्वयं को घोषित किया था। तो ये थी बलवन के राजत्व सिद्धांत की महत्वपूर्ण बातें, जिन्हें बलवन के द्वारा लागू किया गया था अपने इस राजत्व सिद्धांत के अंतर्गत। अब इसके बाद अब उसकी हमें पूरी जो उसने प्रशासन सौंपा, जो व्यवस्थाएं लागू की, उनमें आप देखिए प्रशासनिक व्यवस्था भी उसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब हम बलवन की रक्त और लौह की नीति का मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, बड़ा क्वेश्चन आता है तो उसमें हमें ये सारे पॉइंट्स देने पड़ेंगे। स्टार्टिंग हमारा बलवन के राजत्व सिद्धांत से होगा और उसके बाद अपने प्रशासन में उसने क्या क्या चेंजेस करे ये भी हमें लिखना होगा। तो सर्वप्रथम हम इसमें लेते हैं केंद्रीय शासन को सुदृढ़ करना। अब केंद्रीय शासन और प्रांतीय शासन, स्थानीय शासन, आप फर्स्ट ईयर में इसको अच्छी तरह से पढ़ करके आ रहे हो। याद आया कुछ? क्यों इस तरह से कोई भी राजा अपने पूरे साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में, जिलों में, परगनों में विभाजित करता था? फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, साम्राज्य में अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से विशाल साम्राज्य को विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में बांटा जाता था। तो इसलिए जो आज भी आप देखो हमारी केंद्र सरकार है और पूरा भारत देश विभिन्न राज्यों में बटा हुआ है। वो राज्य जिलों में बटे हैं, जिले पंचायतों में हैं, नगर पालिकाएँ हैं। ये आपको पता है, ये सब हमारी प्रशासनिक इकाइयाँ हैं जो स्थानीय स्तर पर पब्लिक की आम सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं और उनको पूरा करते हैं। तो सर्वप्रथम आता है केंद्रीय शासन। यदि केंद्र में सुदृढ़ शासन व्यवस्था होगी तो साम्राज्य के जो अन्य भाग हैं वहाँ भी एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था लागू या कायम की जा सकेगी। ऐसी स्थिति में बलवन के द्वारा सर्वप्रथम जो केंद्रीय शासन था उसको सुदृढ़ बनाने के प्रयास किए गए। अब सुदृढ़ कैसे बनाएंगे, मजबूती उसको कैसे प्रदान करेंगे? अच्छे योग्य व्यक्तियों की या प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करना, विभिन्न प्रशासनिक विभागों का गठन करना, विभिन्न प्रशासनिक विभागों द्वारा जो कार्य संपादित किए जाते हैं समय समय पर उनके कार्यों की जांच पड़ताल करना और विभिन्न विभागों को एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करना। ऐसी स्थिति में कोई भी विभाग और उससे संबंधित अधिकारी स्वेच्छाचारी और निरंकुश नहीं बनेगा। तो इसलिए बलवन द्वारा एक मजबूत केंद्रीय शासन व्यवस्था लागू की गई थी। फिर अब चूँकि बलवन एक योग्य सुल्तान था और बलवन के द्वारा सदैव इस बात का ध्यान रखा जाता था कि उसके राज्य में
किसी प्रकार की अव्यवस्था और अशांति ना फैले। साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा थी उसकी, साम्राज्य को विस्तारित करना चाहता था और इसके लिए जब साम्राज्य का विस्तार आप करना चाहेंगे, विशाल साम्राज्य को सुरक्षा प्रदान करना चाहेंगे, तो निश्चित रूप से आपको विशाल सेना की आवश्यकता होगी। तो दूसरा पॉइंट आपका ये रहेगा, सेना का पुनर्गठन। जो इल्तुतमिश के समय में सेना थी काफ़ी विशाल और शक्तिशाली थी, लेकिन उसके उत्तराधिकारियों के समय में सेना में काफ़ी शिथिलता आ गई थी। अब सेना का एक नए तरीके से पुनर्गठन करना था। इसके कुछ कारण हैं। कारण क्या है? जो इल्तुतमिश के समय में सैनिक थे उनमें से अधिकांश या तो युद्ध में मारे गए थे या वृद्ध हो चले थे और उनमें योग्यता का अभाव था। तो आप देखो, सबसे पहले उसने सेना के भ्रष्टाचार को बंद करा। वो किस रूप में? कई बार ये देखा जाता था कि यदि अधिकारियों से जान पहचान है तो उस स्थिति में अपने सगे संबंधियों को सेना में भर्ती कर दिया जाता था, चाहे उसमें एक सैनिक के गुण विद्यमान हो अथवा नहीं। पहले नगद वेतन देने की व्यवस्था नहीं थी। आपको याद होगा कि अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश ने लागू की थी। इक्ते दिए जाते थे सेना के सैनिकों की सैन्य सेवाओं से प्रसन्न होकर के। तो ऐसे नगद वेतन के स्थान पर जागीरें दी जाती थी। तो सर्वप्रथम बलबन ने जागीरी क्षेत्र को समाप्त करने और खालसा भूमि यानी राज्य के अधिकार वाली भूमि को बढ़ाने के उद्देश्य से जागीरी प्रथा को बंद करके सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। दूसरा, उसने सेना को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए आरिज़ मुमालिक या दीवाने आरिज़ का जो पद था, जो सेना का प्रमुख अधिकारी होता था, उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि की और उसे मंत्रिमंडल में एक सम्मानजनक स्थान प्रदान किया। इतना ही नहीं, आरिज़ मुमालिक के पद पर उसने इमादुल मुल्क, नाम याद रखिएगा, इमादुल मुल्क जैसे योग्य और निष्ठावान व्यक्ति को उसने नियुक्त किया। फिर अच्छे अस्त्र शस्त्रों की व्यवस्था की गई, सेना को अच्छे ढंग से प्रशिक्षित किया गया, साथ ही साथ उसके द्वारा नवीन दुर्गों का निर्माण किया गया और पुराने दुर्गों की मरम्मत करवाई गई। तो ये महत्वपूर्ण सुधार थे जो सेना में बलबन के द्वारा किए गए। आज की इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बलबन की न्याय व्यवस्था, उसकी वित्तीय व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।